कि आप अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम सम्मान जरूर दें। मैंने जब ये कहा कि हिंदी एक तहजीब की भाषा है, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अंग्रेजी क्या है। अंग्रेजी जो है वो तिजारत की भाषा है। तिजारत का अर्थ है व्यापार। यदि आप अंग्रेजी भाषा के इतिहास पे जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि 500 साल पहले हिंदी एक बहुत समृद्ध भाषा थी और अंग्रेजी का कहीं अस्तित्व नहीं था। अंग्रेजी टापुओं के ऊपर बोली जाने वाली एक ऐसी भाषा थी जो व्यापारी प्रयोग करते थे और अन्य जगहों पे व्यापार करने के लिए जाते तो पतंग यानी पोर्ट जिसको कहते हैं, उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के द्वारा इसका विकास हुआ। लैटिन भाषा और स्पेनिश भाषा और ग्रीक, ये भाषाएं जो थी ये समृद्ध और प्रबुद्ध एलिट जिन्हें कहते हैं उन लोगों की भाषा कही जाती थी। लेकिन इन व्यापारियों ने, इन द्वीपों पर रहने वाले लोगों ने एक बात ये समझ ली कि यदि भाषा को समृद्ध करना है तो सबसे पहले भाषा में साहित्य का सृजन करना होगा, और उन्होंने साहित्य का सृजन किया। और देखिए आज अंग्रेजी भाषा जो है वो 21वीं सदी के अंदर आज एक भाषा नहीं रह करके एक कौशल का प्रमाण बन गई। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त। आप इस बात को ध्यान दीजिए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में बहुत अंतर। 12 सितंबर 1949 को संविधान सभा में बहस चालू हुई कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए या ना दिया जाए, और इसके ऊपर ये बहस 3 दिन तक चली। 24 घंटे चलने वाली ये बहस दुर्भाग्य से अंग्रेजी में हुई और 3 दिन के बाद जो निर्णय आया वो राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त ना करके इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। और वो भी राजभाषा का दर्जा केवल हिंदी को नहीं प्राप्त है, यह अंग्रेजी के साथ सह राजभाषा के रूप में संविधान में वर्णित। तो अब आप देखिए कि इसे आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आने वाले समय में हम अमृत काल में जाने वाले हैं। लेकिन आज भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी एक देश और एक भाषा की बात करते हैं तो उसके ऊपर विवाद होता है। विवादों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक स्वस्थ मस्तिष्क की निशानी है। मैं आपका ध्यान आमंत्रित करना चाहता हूँ 2017 की एक घटना पे कि किस तरीके से राजनीति का अखाड़ा हिंदी भाषा को बनाया गया है। 2017 में नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर जल संसाधन, उन्होंने एक पत्र उड़ीसा सरकार को लिखा और उड़ीसा के एक मंत्री ने उसका जवाब ये कह करके उड़िया भाषा में दिया कि इस पत्र की भाषा हिंदी है और मैं इस भाषा को समझ पाने में असमर्थ हूं। तकनीकी और संवैधानिक रूप से वो बिल्कुल सही थे क्योंकि उड़ीसा वर्ग सी में आता है और वहां पर संप्रेषण की भाषा या तो अंग्रेजी या उड़िया होनी चाहिए। लेकिन यदि हम सहज बुद्धि या सामान्य बुद्धि की बात करें तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो न केवल बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, पर सबसे ज्यादा वर्गों के द्वारा समझी जाती है। यदि मैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करूं तो वहां की राष्ट्रभाषा उर्दू है, जबकि उर्दू लिखने और पढ़ने वाले केवल 9% लोग हैं, लेकिन उर्दू को समझने वाले 90% लोग हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जिस भाषा को 1918 में महात्मा गांधी ने और एनी बेसेंट ने दक्षिण हिंदी प्रचारणी सभा के माध्यम से केवल राष्ट्रीय एकता को मजबूत और गति प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया 1918 में, वो आज भी लगभग 80-90 साल के बाद अपना वो दर्जा प्राप्त नहीं कर पाई है जिसकी वो अधिकारी है। मैं जब कक्षा 8वीं में था, आप ही की तरह हिंदी को पढ़ा उस समय भी मनाया जाता था और मैं बैठा हुआ था और कविता लेखन की प्रतियोगिता थी तो मैंने एक कविता लिखी। मुझे नहीं पता था कि मैं अंग्रेजी भाषा का शिक्षक बनूंगा, लेकिन वो कविता आज भी मेरे जहन में है। छोटी सी कविता है कि बहुत सरल है हिंदी भाषा और मीठी जैसे गोल बताशा, अंग्रेजी की झूठी शान होता भारत के निज का अपमान, अंग्रेजी हर काम में चलती मुझको हर पल बात है हल्ती, हिंदी अपने घर से बेघर देख रही है खूब तमाशा, बहुत सरल है हिंदी भाषा।
जो है वो क्या है। 1947 को जब देश आजाद हुआ, जिन हमारे महापुरुषों को, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, उन्हें आंग्ल भाषा का प्रधान विद्वान कहा जाता था। मैं एक घटना आपको बताता हूँ। बीबीसी के संवाददाता महात्मा गांधी के पास आए और उन्होंने प्रश्न किया, बापू, व्हाट आर योर व्यूज एंड विजन अबाउट द इंडिपेंडेंट इंडिया। महात्मा गांधी का उत्तर बीबीसी को यह था, जाकर विश्व को कह दो कि बापू अंग्रेजी भूल गया। उन्होंने कहा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग मैंने सिर्फ संपर्क सूत्र, संपर्क विश्व से बढ़ाने और देश को आजादी दिलाने के लिए किया था, लेकिन यदि इस देश के अंदर आजादी के बाद कोई राष्ट्रभाषा होगी तो वो हिंदी होगी। और वो महात्मा गांधी ने इन शब्दों के बारे में उन्होंने आगे कहा कि कोई भी राष्ट्र यदि उसकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं तो वो राष्ट्र गूंगा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा था कि लंबे समय तक किसी भी राष्ट्र को यदि सांस्कृतिक रूप से गुलाम रखना चाहते हैं तो आप उसकी भाषा और संस्कृति से उसे दूर कर दीजिए। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जो अभी रिसेंटली एक आया था स्लोगन, वन नेशन वन लैंग्वेज, उसका भी काफी विरोध हुआ, लेकिन राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। 24 जुलाई 1923 तुर्की, जिसे अब तुर्की कहा जाता है, वो आजाद हुआ। आजाद होने के बाद आतातुर्क कमाल पाश ने संसद में एक बैठक करी और कहा कि लंबे समय से हम गुलाम रहे हैं और गुलामी के इन प्रतीकों को जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। संविधान सभा में वो ध्वनि मत से पारित हुआ। उन्होंने कहा, शुरुआत करेंगे अपनी राष्ट्रभाषा से। उस समय वहां अरबिक, अंग्रेजी और इसके अलावा फारसी भाषा का बोलबाला था और तुर्किश लैंग्वेज भाषा जो थी वो बहुत कम लोग बोला करते थे, लेकिन समझते सबसे ज्यादा। संसद में प्रश्न किया, कितने समय में आप इसे राष्ट्रभाषा बनाएंगे? सदस्यों ने कहा, 3 साल का समय दीजिए माहौल बनाने के लिए। जैसे देश में हुआ 15 साल 1965 तक का समय दिया गया था कि हिंदी सशक्त होगी तब अंग्रेजी से यह दर्जा ले लिया जाएगा। 15 साल की जगह आज वो समय बढ़ता जा रहा है। कमाल पाशा ने कहा, 3 नहीं, इसे कुछ कम कीजिए। लोगों ने कहा 3 माह, उन्होंने कहा और कम कीजिए। उन्होंने कहा 3 घंटे, और 3 घंटे में वो ध्वनि मत से पारित हुआ और तुर्की के आजादी के साथ ही टर्किश लैंग्वेज भाषा जो है वो उनकी आधिकारिक राष्ट्रभाषा बन गई। ये इच्छा शक्ति, जो दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। दूसरी, जब कभी भी अंग्रेजी हिंदी की बात आती है तो अंग्रेजी को असंख्य गालियां दी जाती है, उर्दू को असंख्य गालियां दी जाती है, हिंदी को, हिंदी उर्दू का विवाद, हिंदी अंग्रेजी का विवाद। 1 सितंबर को एक महान विभूति का जन्म हुआ बेल्जियम में, और जितनी साधना उस व्यक्ति ने हिंदी के लिए की शायद किसी और व्यक्ति ने नहीं की होगी। उसे भारतीय सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा और वो थे फादर कामिल बुल्के। देश का उनका आपकी देखिए, उनका जन्म 1 सितंबर को हुआ और अभी पिछले कुछ सालों तक हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ 1 सितंबर को ही किया जाता है। शायद भाग्य और नियति ने उन्हें भाषा की सेवा के लिए ही बनाया। जब वो भारत आए, जब तक आपके मन में पीड़ा नहीं होगी अपनी भाषा के प्रति, आप कुछ नहीं कर सकते। बेल्जियम के अंदर फ्लैमिश लैंग्वेज जो थी, भाषा थी, वो फ्रांसीसी भाषा के द्वारा तिरस्कृत थी। जब वो भारत आए और उन्होंने देखा कि यही स्थिति हिंदी की अंग्रेजी ने कर रखी है, तो उन्होंने हिंदी भाषा के अंदर शोध पत्र और लेखन का कार्य प्रारंभ किया। और मैं आपको सामान्य ज्ञान के लिए एक प्रश्न पूछता हूं कि हिंदी भाषा में प्रथम व्यक्ति जिसने हिंदी भाषा में शोध पत्र लिखा वो कोई हिंदी भाषी प्रदेश का या जन्म लेने वाला व्यक्ति नहीं, फादर कामिल बुल्के थे। और उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास के ऊपर अपना शोध पत्र लिखा, वो पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा 1965 में फादर कामिल बुल्के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी और हिंदी की शब्दकोश का निर्माण किया। तो ऐसा नहीं है, भाषा की साधना करने वाले कई लोग हुए। हरिवंश राय बच्चन जो हिंदी के एक मूर्धन्य कवि कहलाते हैं, ऑक्सफोर्ड में मूल रूप से अंग्रेजी पढ़कर आए और वो अंग्रेजी के एक प्राध्यापक थे। मेरा कहने का अर्थ यही है कि भाषा जो है वो एक बहता नील है जो इसमें
पूछा, स्वामी जी हाउ आर यू? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं अच्छा हूँ। उन्हें लगा शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती, उन्होंने टूटी फूटी हिंदी में कहा, स्वामी जी आपको अमेरिका कैसा लगा? स्वामी जी ने उत्तर दिया, योर कंट्री अमेरिका इज वेरी ब्यूटीफुल। व्यक्ति ने पूछा, जब मैंने आपसे अंग्रेजी में प्रश्न किया आपने हिंदी में उत्तर दिया, जब मैंने हिंदी में प्रश्न किया आपने अंग्रेजी में उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जब आपने अपनी मातृभाषा का सम्मान किया तब मैंने अपनी मातृभाषा में देकर अपनी मातृभाषा का सम्मान किया, और जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया तो मैंने आपकी मातृभाषा का सम्मान किया। यही और सहिष्णुता जो है वो आज हिंदी के लिए अन्य भाषाओं का अन्य प्रदेशों को भी चाहिए, क्योंकि भाषा जो है आज भाषाई प्रदूषण का दौर है। मैं कहता हूँ वायु प्रदूषण और सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो है भाषाई प्रदूषण। भाषाई प्रदूषण का उदाहरण में यदि आपको दूं तो एक वक्त था कि कवि और साहित्यकार जब आपस में मिला करते थे और यदि कोई साहित्यकार या कवि गलत भाषा का प्रयोग कर लेता था तो वो उससे दोस्ती तोड़ दिया करते थे। कहते हैं मिर्जा गालिब एक बार अपने दोस्त के घर गए और तब उनकी पत्नी ने दोस्त की पत्नी ने कहा कि खाना लगा दिया है, तो मिर्जा गालिब ने कहा लगाए तो जूते जाते, खाना तो परोसा जाता। अब वो बिना खाना खाए चल दिए। जब मित्र उन्हें छोड़ने आया तो उन्होंने कहा कि गालिब बुरा न माने, मैं आपको छोड़ आता हूँ। मिर्जा गालिब ने कहा कि मियाँ छोड़े तो कबूतर जाते हैं, इंसानों को तो पहुंचाया जाए। ये और एक्सीलेंट भाषा का स्तर आप देखिए। इसीलिए गुलजार के शब्दों में यदि कहूँ कि हर भाषा और शब्द का अपना एक जायका होता है और उसे परोसने से पहले खुद उसका रसास्वादन कर लीजिए कि जो आप दूसरे के लिए बोल रहे हैं, ये भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, उस भाषा को यदि आपके लिए प्रयोग किया जाए तो आपके क्या बीतेगी। मैं एक बहुत ही वो कहते कागज की रेखी और मैं कहता आंखन की रेखी। कबीर ये कह रहे हैं 22 साल में शिक्षक के नाते मैंने तो कुछ देखा, भाषा शिक्षक के नाते मैं वही बता रहा हूँ। आज सुबह का समाचार पत्र मैं पढ़ रहा था और मैंने देखा भाषाई प्रदूषण क्या है। मैं कुछ समाचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। समाचार है, विधानसभा डिजिटल म्यूजियम 15 से खुलेगा। बाइक चोरी के केस नहीं बनने पर हेड कांस्टेबल ने मांगे 1.20 लाख। 10 जिलों में 19 स्कूल 5 से 8वीं में अपग्रेड। वॉक करके वजन घटाना है तो अलग अलग सरफेस चुने, स्नैक्स में नट्स खाएं। होम लोन पूरा होने पर 30 दिन में संपत्ति पेपर दे और खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन शिविर कल से। मैं क्या बताना चाहता हूँ, जो समाचार पत्रों की जो भाषा आज हो गई है हम खुद उसके लिए दोषी हैं। भाषा बहता निसंदेह जो भाषा बहती हुई नहीं रहेगी वो मृत हो जाएगी। संस्कृत के साथ भी यही हुआ, उसे देववाणी देकर इतना ऊंचा दर्जा प्रदान कर दिया गया कि पाली के रास्ते से होती हुई प्राकृत होते हुई अपभ्रंश होते हुई वो आज हिंदी के रूप में है। और वो समय दूर नहीं जब ये हिंदी इंग्लिश बन चुकी है और उसे आधिकारिक तौर से स्वीकार भी कर लिया जाएगा, क्योंकि स्वीकार करने वाले आप और मेरे जैसे ही लोग हैं। प्रिंट मीडिया समाचार पत्रों की जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके को देखें। दूसरी जो मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, भाषा क्यों महत्वपूर्ण है। केवल इस भाषाई विवाद की वजह से श्रीलंका को 22 साल गृह युद्ध झेलना पड़ा, जो आप अपनी कक्षा 9 में पढ़े। बांग्लादेश का जन्म केवल और केवल भाषाई विवाद की वजह से हुआ। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि ये कबीर जब भी कबीर किसी आधिकारिक तौर पर विचार अगर आपके जहन में लाने हो तो कबीर को जरूर पढ़ा कीजिए। और कबीर ने क्या कहा है कि कथनी मीठी खान सी और करनी विष की लोई और कथनी तज करनी करे तो विष भी अमृत हो। ये इतनी जो कथनी चल रही है, पखवाड़े में इतनी गतिविधियां कराई जाएगी, उसका सही मायनों में उपयोग तभी है जब आप अधिक से अधिक उसमें भाग लें, कहानियां पढ़ें। कम से कम इस 15 दिन की अवधि में पखवाड़े में मुंशी प्रेमचंद की 151 कहानियों का जो संग्रह है पूरा पढ़ डालें। बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, न जाने कितनी ऐसी कहानियां हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान और न जाने कितने विषयों के ऊपर विशद चर्चा करती है। अधिक समय नहीं लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।
लेकिन अपनी स्वरचित कविता से, क्योंकि मैंने जो कुछ भी बातें आपको कही वो इस कविता में आपको मिलेगी। नेहरू जी के सामने भी 1947 में ये प्रश्न था कि अंग्रेजों के साथ ही अंग्रेजी को भी विदा कर दिया जाए, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि वी इन आवर एंगर एंड एजिटेशन अगेंस्ट द इंग्लिश पीपल शुड नॉट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। भाषा कोई भी सीखना अच्छा या बुरा नहीं है, हर भाषा का ज्ञान रखें पर मातृभाषा का सम्मान करें और प्रयास करें कि इस पखवाड़े का जो उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रचार हो। मैं ये कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि चले गए अंग्रेज यहाँ से अंग्रेजी को छोड़ गए, चले गए अंग्रेज यहाँ से अंग्रेजी को छोड़ गए, लाखों वर्षों की संस्कृति कुछ वर्षों में मोड़ गए, हिंदी को तो भुला रहे, हिंदी को तो भुला रहे, अंग्रेजी पीठ पर लादी है, भाषा की जब रहे गुलामी कैसे कहें आजादी है, हिंदी अपनी पावन गंगा सब मिलकर के भूख लगाओ, पखवाड़े से कुछ ना होगा, पखवाड़े से कुछ ना होगा, हिंदी पूरे वर्ष मनाओ। तुम भी सोच रहे होगे कि सर पखवाड़े से कुछ ना होगा कैसे कहें? हिंदी एक केवल एक दिन या एक हफ्ते मनाने की चीज नहीं है, इसको जीवन शैली के अंदर उतारना पड़ेगा। जिन चीजों को भूल न जाए उनका ही बनता पखवाड़ा, अपने ही देश में हिंदी राजनीति का बना अखाड़ा, अंग्रेजी का कभी किसी ने पखवाड़ा मनते देखा है, हिंदी के आगे क्यों फिर ये खिंची हुई लक्ष्मण रेखा है, हिंदी अपनी पावन गंगा सब मिलकर के भूख लगाओ, पखवाड़े से कुछ ना होगा, हिंदी